हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है हम क्या एमसीक्यू यहाँ पर देख रहे हैं। एमसीक्यू सीरीज जो ये हमारी चल रही है प्रवक्ता भर्ती के लिए। और इसमें हमने कल उपन्यास की यूनिट शुरू करी थी। क्या करी थी? उपन्यास की यूनिट शुरू करी थी। कुछ महत्वपूर्ण 70 के लगभग हमने यहाँ पर प्रश्न देख लिए थे। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अपनी अगली क्लास इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आज का जो रहने वाला है वो है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? पहला है उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध या कहानी। तो आप सबको पता है कि नदी के द्वीप अज्ञेय का जो है प्रसिद्ध उपन्यास। ये का क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। और अगर पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो किस पृष्ठभूमि पर ये लिखा गया है, तो अज्ञेय आपको पता है जैसे कि मनोवैज्ञानिक इतिहासकारों में माने जाते हैं। कैसे? मनोवैज्ञानिक इतिहासकारों में यहाँ पर माने जाते हैं। और यौन संबंधों की चेतना को लेकर के जो है ये नदी के द्वीप जो उपन्यास है वो अज्ञेय ने लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसके मुख्य पात्रों की बात करें तो भुवन, जैसे कि कल भी एक प्रश्न के उसमें आया था, भुवन, रेखा, ये दोनों जो है इसके क्या है? मुख्य पात्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किसका है? अज्ञेय का। और भुवन और रेखा जो है इसके क्या है? मुख्य पात्र। फिर आज का दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन सा आंचलिक उपन्यासकार है? पहला है फणीश्वर नाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, इलाचन जोशी। तो इन कथनों में से जो इन ऑप्शनों में से जो फणीश्वर नाथ रेणु है, क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। और इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आंचलिक उपन्यास जो है वो है मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। इसके अलावा क्या हम कुछ अन्य उपन्यास इनके बता सकते हैं? तो जी हाँ, जुलूस जो है इनका क्या है? एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इसके अलावा कितने चौराहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? कितने चौराहे। ये तीन उपन्यास जो हैं इनके प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर हैं। फिर है नेक्स्ट, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिनकी कृतियां को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। पहला है देवकी नंदन खत्री, रत्नाकर, प्रेमचंद और बालकृष्ण भट्ट। काफी प्रसिद्ध प्रश्न जो है हिंदी के इतिहास से संबंधित हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि देवकी नंदन खत्री कौन? देवकी नंदन खत्री। क्या जो है आप इनके उपन्यास का नाम बता सकते हैं? तो चंद्रकांता जो है इनका उपन्यास है। चंद्रकांता इनका उपन्यास है। और इनके उपन्यास के बारे में जो है ऐसा कहा जाता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए स्पेशल जो है लोगों ने क्या सीखी? हिंदी सीखी। तब जो अहिंदी भाषी लोग थे जिन्हें जो है हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी के प्रति जो है सीखने के प्रति इनके लोगों के मन में जब उत्साह जागा तो किसके उपन्यास से जागा? तो चंद्रकांता के उपन्यास से जागा। कभी जो है आपने एमए में अगर ये प्रश्न किया होगा कि हिंदी के उपन्यास, जो आधुनिक हिंदी खड़ी बोली है, इसके उपन्यास, इसके विकास के बारे में जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें देवकी नंदन खत्री का भी क्या अमूल्य योगदान यहाँ पर रहता है, जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने पहली बार स्वयं से हिंदी सीखना चालू किया। बोला कि हम ट्रांसलेटेड वाले वर्जनों में नहीं पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे? हिंदी जो है इसके लिए सीखेंगे। और देवकी नंदन खत्री, कल इनका जिक्र आया था, तो किस प्रकार के उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं? तिलिस्म और एयारी जैसे शब्दों के लिए इन्होंने हिंदी भाषियों के बीच जो है इन चीज़ों को क्या बनाया? काफ़ी लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो कल भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। आंसर मैं आपको इसका कल ही बता चुका था। तो किस उपन्यासकार को जो है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन का श्रेय जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को जो है क्या जाता है यहाँ पर हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने का श्रेय जो है मिलता है। लगभग जो है कहा जाता है कि 200 प्लस उपन्यासों की इन्होंने क्या करी थी? रचना करी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। गुप्तचर, क्योंकि जासूसी प्रकार के उपन्यास हैं तो नाम भी उसी प्रकार के रहेंगे। अद्भुत लाश, क्या है? अद्भुत लाश। इसके अलावा
सरकटीलास भी इनका एक उपन्यास है। सरकटीलास भी इनका क्या है, एक उपन्यास है। तो ये जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गेहमरी को जो है जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वह सफर था कि मुकाम था, कृति के लेखिका हैं। वह सफर था या मुकाम था, किसका उपन्यास है आप लोगों को बताना है। पहला है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा या प्रभा खेतान। किसका ये उपन्यास है। पहला नंबर मैत्रेयी पुष्पा का जो है ये उपन्यास है, वह सफर था कि मुकाम था का उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का जो है ये उपन्यास। फिर उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आएंगे। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। पहला है रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अनजान एक सुजान, चंद्रकांत। भारतेंदु युगीन बताना है आपने, भारतेंदु का लिखा हुआ नहीं, भारतेंदु युगीन मतलब भारतेंदु के युग का वो कौन सा उपन्यास था जिसमें क्या आधुनिकता की, उपन्यास से आधुनिकता की जो है शुरुआत मानी जाती है। रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अनजान एक सुजान या चंद्रकांता। कौन सा वो उपन्यास है, परीक्षा गुरु वो उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु है। और अगर लेखक का नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो श्रीनिवास दास, क्या है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा ये रचित है। और आधुनिक पाश्चात्य की तर्ज पर जो है लिखा हुआ आधुनिक उपन्यास कौन इसे कहते हैं, आचार्य शुक्ल इसे कहते हैं। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। पहला है काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध या श्रीलाल शुक्ल। तो मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है, सुरेंद्र वर्मा जो है इसके, कौन है, सुरेंद्र वर्मा इसके रचनाकार हैं। श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, राग दरबारी। राग दरबारी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, कब लिखा गया, 1968 में जो है यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, काशीनाथ सिंह का अगर मैं बोलूँ तो काशी का 80 इनका क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है, तो कौन है इसके, सुरेंद्र वर्मा इसके हैं। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष अगर हमको ध्यान होगा तो हम इसे क्या कर पाएंगे, यहाँ पर क्रम में लगा पाएंगे। दिव्या जो है काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, किसका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, दिव्या जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, यशपाल का, 1945। यूपीएससी के सिलेबस में जो है हिंदी साहित्य के पेपर में लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे जहाज का पंछी, क्या, JKP लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाज का पंछी है, ये है इलाचंद्र जोशी का, किसका, इलाचंद्र जोशी का है। और 1954 जो है इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। फिर उसके बाद अमृत और विष, अमृत और विष जो उपन्यास है इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। कौन है, अमृतलाल नागर हैं। और 1966 में जो है इसका क्या प्रकाशन हुआ था। फिर है पहला पड़ाव, BP, पहला पड़ाव, इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है, श्रीलाल शुक्ल जो है इसके लेखक हैं। और 1987 में जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो क्या अब आप इन्हें एक एक करके लगा सकते हैं। तो पहले ही ऑप्शन में ये मुझे ऐसा दिख रहा है, दिव्या 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विष 1966 और पहला पड़ाव 1987। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है बांधो न नाव इस ठाव, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध। कौन जो है इसके लेखक हैं, तो उपेंद्रनाथ अस्क, कौन, उपेंद्रनाथ अस्क जो है इसके लेखक हैं। और एक प्रसिद्ध उपन्यास का अन्य जो जिसका जिक्र हमने कल यहाँ पर किया था, तो गर्म राख इनका उपन्यास है, गर्म राख यहाँ पर इनका उपन्यास है। और गिरती दीवारें एक अन्य जो है इनका उपन्यास। ठीक है, और निराला का क्योंकि यहाँ पर नाम आया है तो आपको एक तथ्य इस बारे में ध्यान रखना है कि बांधो न नाव इस ठाव, क्या, बांधो न नाव इस ठाव, ये जो है निराला की एक कविता है। क्या है, निराला की एक कविता भी है। तो अगर लेखक, अगर कवि यहाँ पर आता कि इसके कवि कौन है, तो जाहिर सी बात है तब किसके कविता के बारे में ये पूछ रहा होता, तब यहाँ पर निराला हो जाता। लेकिन लेखक है तो लेखक किसके, कहानी या उपन्यास या निबंध के जो है लेखक होते हैं, उपेंद्रनाथ अस्क जो है इसके लेखक। फिर है नेक्स्ट
आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? पहला है कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण। किस विधा की रचना है? यहाँ पर उपन्यास विधा की आधा गांव रचना है और इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। कौन है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा को किस अन्य योगदान के कारण आप जानते हैं? तो जो महाभारत है, लोकप्रिय महाभारत बी आर चोपड़ा की, उनके पटकथा लेखन में जो है, मतलब जो उसकी स्क्रिप्ट है उसके लेखन में राही मासूम रजा का काफ़ी प्रमुख योगदान है। फिर है नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? पहला है सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक संस्कृति या प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो कल जो है जब हमने कुछ प्रश्न द्विवेदी जी से संबंधित किए थे जहाँ पर इनके उपन्यासों के बारे में बताया गया था, तो उससे जो है हमें पता चला कि द्विवेदी जी किस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार के उपन्यासकार हैं। जैसे कि कुछ इनके जो उपन्यास क्या थे, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा था, उस समय से हमें क्या पता चला था कि ये मिथकीय नहीं है, बल्कि में क्या है, जो हर्षकालीन सभ्यता का और हर्षकालीन संस्कृति है उसके बारे में हमें क्या करता है, बताता है। तो आचार्य द्विवेदी जी किस प्रकार के, किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक और संस्कृति, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। फिर है परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1870, 1882, 1890, 1893। कम से कम 4 या 5 बार इस प्रश्न को हम कर चुके हैं, तो बिल्कुल गलत होने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए इसमें। 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और अगर लेखक का नाम पूछूं तो श्रीनिवास दास। नंबर का प्रश्न था ये 12वें के बाद। इसे जो है आप लोग यहाँ पर 13वां डाल लेंगे, पर 14वां जो है ये वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसाद और गजाधर। गजाधर कौन कौन इनमें से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र जो होते हैं, कौन होते हैं? कृष्णचंद्र, वो इनकी जो सेवा सदन उपन्यास है उसमें जो सुमन है, सुमन के पति होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सोफिया जो है वो रंगभूमि से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? रंगभूमि से इनके संबंधित हैं। गजाधर भी जो है किससे? सेवा सदन से। सेवा सदन से, यहाँ पर सेवा सदन से संबंधित सुमन के पति होते हैं और किससे? सेवा सदन से ही संबंधित है। ठीक है। जबकि जो हरिप्रसन्न है, कौन है? हरिप्रसन्न है, ये जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास सुनीता जो है, कौन सा है? सुनीता है, उससे संबंधित है। किससे? हरिप्रसन्न। तो ए, बी और डी आपको कहाँ पर दिख रहा है? ए, बी और डी ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट है 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव या प्रभाकर माचवे। कौन इस उपन्यास के लेखक हैं? तो प्रभाकर माचवे इसके क्या हैं? लेखक हैं। प्रभाकर माचवे इसके लेखक हैं। और प्रभाकर माचवे कौन हैं? तो ये तार सप्तक के कवि हैं। इसके तार सप्तक के पहले सप्तक के कवि भी हैं और उपन्यास के क्षेत्र में भी इनकी क्या काफ़ी ख्याति। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो कल भी हमने इस प्रश्न को एक बार किया था, तो गलत ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। कौन कौन है? उषा प्रेमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या मनोहर श्याम जोशी। कौन है इसके लेखक? मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं। और एक अन्य जो है इनके उपन्यासों की अगर बात करें तो एक कसप इनका उपन्यास है, कसप इनका उपन्यास है। और क्याप जो है इनका क्या है? एक अन्य उपन्यास। ठीक है, तो ये भी आपने साथ साथ में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दोपहर शाम दोपहर, सॉरी सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? पहला है प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क या कमलेश्वर। तो सुबह दोपहर शाम किसकी रचना है? तो कमलेश्वर का यहाँ पर उपन्यास क्या है? कमलेश्वर। इससे पहले कहानी के जब हम कक्षाएं पढ़ रहे थे तो उस समय भी परिचित हैं आप कमलेश्वर के नाम से। तो कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। ठीक है।
कौन सा 17वां प्रश्न ये हो गया, 18वां ये। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी विद्वान प्रकार के आप लोग विद्यार्थी हैं, तुरंत गैस कर लेते हैं कि उपन्यास यूनिट को हम पढ़ रहे हैं तो उपन्यास का ही जो है ये क्या होगा, प्रश्न होगा। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है, और किसका है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, सुरेंद्र वर्मा। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का ये उपन्यास। फिर है सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? पहला है मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या अज्ञेय। तो सारा आकाश जो है किसकी रचना है, किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। किसकी? राजेंद्र यादव की। और 1960 में जो है ये प्रकाशित करा। अब 1960 में। फिर है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? पहला है दादा कॉमरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। तो कौन सा उपन्यास इनमें से यशपाल का नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिक्र किया, दिव्या जो है इनका बिल्कुल है। झूठा सच की कल हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि यशपाल का है। दादा कॉमरेड जो है यशपाल का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास। कब तक पुकारूं ये उपन्यास यशपाल का नहीं है, बल्कि में किसका है? रांघेय राघव का। किसका? रांघेय राघव का जो है ये उपन्यास। ठीक है, यशपाल कौन है? एक मार्क्सवादी विचार के लेखक हैं, मार्क्सवादी प्रगतिवादी विचार के लेखक हैं। ठीक है, तो दादा कॉमरेड, दिव्या और झूठा सच यशपाल के हैं, जबकि कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है? रांघेय राघव। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? पहला है प्रेमचंद, निराला, दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कल भी जो है ठेठ हिंदी का ठाठ प्रश्न को जो है हम कर चुके हैं। इसका ये उपन्यास है। तो हरिऔध जी का जो है ये उपन्यास है, और हरिऔध जी का निबंध भी आपने पूरा याद करना है। नाम क्या है इनका? क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है कुछ लेखकों का, जैसे कि अज्ञेय हो गए, मुक्तिबोध हो गए, हरिऔध हो गए। का पूरा नाम भी जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके उपन्यास हैं अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? राधा कृष्ण मतलब राधा जी और कृष्ण ने नहीं, राधा कृष्ण एक लेखक का नाम है। इन्होंने गोवध की समस्या के निवारण के लिए कौन सा उपन्यास लिखा था? पहला है निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उपन्यास इन्होंने यहां पर लिखा था? निस्सहाय हिंदू ये उपन्यास है, किसके? राधा कृष्ण द्वारा लिखा गया है। जबकि मैं जो भूतनाथ उपन्यास है, कौन सा है? भूतनाथ, तो ये देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है। और जो आदर्श हिंदू है, कौन सा है? आदर्श हिंदू जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं लज्जाराम मेहता। क्या है? लज्जाराम मेहता। तो निस्सहाय हिंदू है ना, तो निस्सहाय हिंदू से आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु से वैसे ये पहले लिखा गया था। क्या लिखा गया था? परीक्षा गुरु से भी ये पहले लिख दिया गया था, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? प्रकाशित नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से ये जो है पहला उपन्यास नहीं बन पाया। और पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ध्यान रखना है आपने, कौन सा उपन्यास वो ऐसा था जो परीक्षा गुरु से लिखा तो पहले गया था लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। तो निस्सहाय हिंदू, जिसमें किसमें गोवध की समस्या को लेकर के लिखा गया। फिर है प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान। तो इस प्रश्न को जो है कम से कम 2 या 3 बार हमने शायद कल भी कर दिया होगा। सारे जो प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमचंद के वो मैंने आपको बता दिए थे। इनमें से अगर आपको कुछ भी अगर कल का याद नहीं है, अगर आप लोग भी जो है गजनी बन चुके हैं, तो एक बार मैं दोबारा से याद दिला दूं कि सेवा सदन जो है इनका क्या सबसे पहला क्रम में यहाँ पर आता है 1918, और गोदान जो है इनका सबसे अंतिम क्रम में 1936। और बताया था मैंने अंतिम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, तो यथार्थवादी प्रकार में प्रेमचंद जब अपने अंतिम समय में क्या पूर्णतः यथार्थवादी प्रकार की रचनाएं करने लगे थे, तो गोदान की जो है इन्होंने क्या लास्ट में जो है रचना करी। और मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया अंतिम क्या है? अपूर्ण उपन्यास है।
इसके अलावा जो है अगर प्रेमाश्रम और निर्मला की भी हम बात कर लें तो प्रेमाश्रम किसका है 1922 और निर्मला किस में है 1927। तो पहला ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सेवा सदन से शुरुआत करनी है आपने और गोदान से अंत करना है। कहानी में जो है आपने कफन से एंडिंग करनी है। कौन से नंबर का जो है ये प्रश्न यहाँ पर है तो 23 का, ठीक है, ये 24वां प्रश्न यहाँ। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? पहला है गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए बाणभट्ट की आत्मकथा से संबंधित है, ठीक है। और पूछा जाए कि आपको किसका लिखा हुआ है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही लिखा हुआ है। बाकी दिव्या यशपाल, गोदान प्रेमचंद और आपका बंटी मन्नू भंडारी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? पहला है बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो कौन सा? रंगभूमि जो उपन्यास है, कौन सा है? रंगभूमि जो उपन्यास है वो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और इसके अलावा अन्य उपन्यास क्या आपको पता है? तो बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। झूठा सच अभी हमने पढ़ा यशपाल द्वारा लिखा गया है। और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा जो है क्या लिखा गया है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 25वां प्रश्न, लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम में से विकल्प है। देखिए प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं, किसके? प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं, उपन्यास सम्राट की जो है ने क्या संज्ञा भी मिली है, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट की ने संज्ञा मिली है। तो प्रेमचंद के तो सारे A to Z जितने भी क्या हैं उपन्यास हैं, उन सब का आपको जो है मुंह जवानी नाम याद होना चाहिए और प्रकाशन वर्ष तो मस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। क्या हम इन्हें कालक्रम के अनुसार लगा सकते हैं? तो कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेवा सदन से आपको क्या शुरुआत करनी है। तो सेवा सदन से शुरुआत करने पर कौन कौन से ऑप्शन आप ऐसे हैं जिनको एलिमिनेट कर पा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट, डी ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। फिर अब सेवा सदन कब बताया था मैंने आपको? 1918। कब बताया था? 1918। फिर जो है रंगभूमि है जो वो 1925। कब? 1925। गबन कब लिखा? 1931। कब प्रकाशित हुआ? 1931। और कर्मभूमि 1932। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या बिल्कुल सही जवाब रहने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। पहला है बूंद और समुद्र, सुहाग का नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अमृतलाल नागर मानस का हंस जो है कि कैसा जीवन परक उपन्यास यहाँ पर है और किसके बारे में? गोस्वामी तुलसीदास के बारे में जो है ये लिखा गया है, ठीक है। तो क्या आप इनका अब सही अनुक्रम बता सकते हैं? तो बूंद और जो समुद्र है वो 1956 में लिखा गया। कब? 1956 में। सुहाग का नुपुर है जो सुहाग के नुपुर है वो 1960 में लिखा गया। कब? 1960 में। अमृत और विष 1966 में लिखा गया। कब? 1966 में। और मानस के हंस जो है 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है क्या हो जाता है हमारा बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब 26वें के बाद जो है ये 27वां प्रश्न है। कौन सा है? 27वां प्रश्न है, देखना है आपने कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो पहला है चित्रलेखा। पहला कौन सा है? चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते या पुनर्नवा। तो कौन सा उपन्यास है? जैसे ही आपने जो है पुनर्नवा यहाँ पर पढ़ा तो वैसे ही आप जो है बिल्कुल टूट पड़े होंगे इस ऑप्शन पर, क्योंकि ये कल भी हमने काफ़ी बार इसकी जिक्र किया था कि किस प्रकार का उपन्यास है ये, किसका उपन्यास है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? उपन्यास है। बाकी जो है अन्य उपन्यास चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसके? वर्मा जी के जो है उपन्यास। फिर है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? सूरदास जो है वो प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? पहला है कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, रंगभूमि।
किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो डी यहाँ पर जो रंगभूमि है, क्या है? रंगभूमि है। इसके नायक के रूप में आप किसको? सूरदास को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो रंगभूमि आपने ध्यान रखना है, सूरदास इसके क्या है? नायक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पहला है पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो कौन सा उपन्यास इनमें से कमलेश्वर का नहीं है? यहाँ पर शायद दो ऑप्शन इस प्रकार के आगे हैं ना। पीली आंधी, पीली आंधी क्या है? पीली आंधी और चौखट जो है, दोनों के दोनों उपन्यास क्या कमलेश्वर के नहीं है? क्योंकि चौखट जो उपन्यास है इसके लेखक हैं द्रोणवीर कोहली। कौन है? द्रोणवीर कोहली हैं। और पीली आंधी जो प्रश्न है, पीली आंधी जो उपन्यास है इसके लेखिका कौन है? प्रभा खेतान इसकी लेखिका है। प्रभा खेतान इसकी लेखिका है। आप इन दोनों ऑप्शनों को यहाँ पर सही करेंगे। हालांकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पर ऑप्शन जो है सही हो गया। उस समय जो है ये चेक करना पड़ेगा कि आयोग ने किसे जो है इसका सही उत्तर माना था। लेकिन ये दोनों उपन्यास जो है पीली आंधी और चौखट, दोनों के दोनों किसके? कमलेश्वर के नहीं है। और डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, दोनों किसके हैं? कमलेश्वर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आएंगे, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, रचनाकार यहाँ पर हैं, रचनाएं यहाँ पर हैं और रचनाकार यहाँ पर हैं। ठीक है, श्यामा स्वप्न देवकी नंदन खत्री, नरेंद्र मोहनी गोपाल राम गहमरी, मायाविनी ठाकुर जगमोहन सिंह या पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। तो इनको जो है रचनाओं को हमने यहाँ पर सामने मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले मायाविनी, क्या आपको इसको नाम पढ़ करके कुछ जासूसी प्रकार का जो है ख्याल आ रहा है? तो ये जो है उपन्यास है गोपाल राम गहमरी का। किसका? गोपाल राम गहमरी का है। क्या इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है? सी का दूसरा देखिए कहाँ पर दिख रहा है, सी का दूसरा हमें यहाँ पर केवल सी ऑप्शन में दिख रहा है। इससे ही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाकियों को जो है हमने मिला। श्यामा स्वप्न जो है वो है ठाकुर जगमोहन सिंह का। किसका? ठाकुर जगमोहन सिंह का। फिर जो नरेंद्र मोहनी है, क्या है? नरेंद्र मोहनी, ये उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। क्या? देवकी नंदन खत्री का। और जो पृथ्वीराज चौहान है वो है बलदेव प्रसाद का। किसका? बलदेव प्रसाद का। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर है गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। तो क्या जो है इसमें जीवन की मुख्य कथा का आधार है? तो आपको प्रेमचंद, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर प्रेमचंद का है, सॉरी गोदान जो है काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास यहाँ पर किसका? प्रेमचंद का है। और आप में से अधिकांश लोगों ने जो है पढ़ा भी होगा। तो आपको पता है कि कृषक जीवन की, किसकी? कृषक जीवन की जो उसका मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र होरी महतो रहता है। कौन रहता है? होरी महतो। और उसकी वाइफ रहती है धनिया। तो कैसे करके जो है पता चलता है इस उपन्यास से कि सारा का सारा जितना कमाया, जितना जो है साल भर की मेहनत करी, सारा का सारा किसमें? लगान देने में ही जो है चला जाता है। सारा का सारा टैक्सेस और लगान, महाजनों की सूद वगैरह देने में ही चला जाता है। तो कृषक जीवन से संबंधित जो है इसमें कथा का जो है मुख्य आहार है। बाकी दहेज प्रथा का कहीं पर कुछ ज़्यादा इस प्रकार का हमें इसमें वर्णन मिलता नहीं है। एक दो जगहों पर बस हल्का फुल्का कुछ चर्चा जो है इसकी आ जाती है। प्रेम प्रपंच जो है गोबर और जो उसकी वाइफ रहती है झुनिया, उसके बीच में जो है देखने के लिए हमें मिलता है, लेकिन वो मुख्य कथा इसकी नहीं है। बाकी अंग्रेजी राज्य का ज़्यादा हमें इसमें देखने को नहीं मिलता। एक आधा बार जो है राय साहब पे जब अंग्रेज लोग जो है क्या ज़्यादा टैक्स लगा लेते हैं, तो वो भी अपने किसानों पर या अपने जमींदारों पर क्या ज़्यादा टैक्स लगाने लगते हैं। वही चीज़ हमें इससे पता। फिर है अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1956 में इनका जो है क्या पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था, बूंद और समुद्र। तो बूंद और समुद्र क्या है? इनका प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। फिर है सामाजिक उपन्यास। अमरवेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या रांघेय राघव। कौन जो है इनके सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा। कौन? वृंदावन लाल वर्मा अमरवेल के क्या हैं? लेखक हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। औपनिवेशिक होना चाहिए था शायद इसमें से ना, औपनिषदिक युग, ठीक है, औपनिषदिक युग से है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा या चारुचंद्र लेख। तो किसके जो ये सबसे पहले उपन्यास हैं, तो सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं, द्विवेदी जी के उपन्यास हैं। और औपनिषदिक, अब बोलने में जो है हड़बड़ा रहा हूं मैं इसमें। औपनिषदिक मतलब जो उपनिषदों को आधार बना करके लिखा गया, इसको उपनिषदों को जो है जो आधार बना करके लिखा गया है। तो कौन सा इस प्रकार का उपन्यास है, तो अनामदास का पोथा। कौन सा? अनामदास का पोथा इस प्रकार का उपन्यास है। कब ये प्रकाशित हुआ था, रचना कब हुई थी इसकी, तो 1976 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1976 ईस्वी में। और बात की जाएगी कौन से दो उपनिषदों को आधार बना करके हुई, तो छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक। जो छांदोग्योपनिषद है, क्या है, छांदोग्योपनिषद जो है, छांदोग्योपनिषद जो है वो सबसे पुराना क्या माना जाता है, उपनिषद या पुराण जो है माना जाता है। ठीक है, तो छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक, इन दो की तर्ज पर इसका लेखन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर अब हम बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे उपन्यासकार हैं जो व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं हैं? पहला है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल या गोपाल राम गहमरी। तो व्यक्तिवादी उपन्यासकार इनमें से कौन से नहीं हैं? तो गोपाल राम गहमरी इनमें से व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं जो जासूसी उपन्यासकार हैं। ऐसे हैं जासूसी उपन्यासकारों के प्रवर्तक कौन? गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। तो जासूसी उपन्यासकार हैं, ठीक है, व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है, बल्कि में क्या हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं। और कल इनके लिए एक संज्ञा मैंने आप लोगों के लिए बताया था, क्या संज्ञा इन्हें दी जाती है, तो हिंदी का कानन डायल भी जो है इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल भी जो है इन्हें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे 35वें की तरफ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? बताया मैंने आपको, श्रीनिवास दास है। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। और अगर इनका उपन्यास कहा जाए तो परीक्षा गुरु है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1882 में जो है इनका प्रकाशित। निम्न में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। पहला है हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, कौन हूं मैं, सोना माटी। कौन सा इसमें से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है? तो तीसरा, सोना माटी इनकी क्या रचना नहीं है। पहले जो 3 उपन्यास हैं ये इन्हीं की रचनाएं हैं। और अगर ठीक है, जो हरिया हरक्यूलिस की हैरानी है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन की कथा है। ठीक है, और 1994 ईस्वी, क्योंकि मनोहर श्याम जोशी आपको पता है, जैसे आपने जोशी जी नाम सुन लिया तो जोशी नाम सुन करके आपको पता चल गया होगा किसके, उत्तराखंड के आंचलिक उपन्यास। ठीक है, और 1994 जो है ध्यान रखना है, कुमाऊं और गढ़वाल के आपसी जो जनजीवन इनका है उसकी जो है कहानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। आपने बताना है कि कौन सा उपन्यास हैं जिनके आगे उनके सही उपन्यासकारों के नाम नहीं लिखे गए हैं। काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल, अंधेरे के जुगनू, रांघेय राघव, वे दिन, निर्मल वर्मा, करवट, राजेंद्र यादव। आपने इनमें से क्या पहचानना है? सही पहचानना है। ठीक है, जो करवट उपन्यास है, कौन सा है? करवट उपन्यास है। ये जो है यहाँ पर अमृतलाल नागर का उपन्यास का है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो करवट उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। किसने जो है प्रेमचंद के बारे में ये कहा था कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित और इनकी
आवास थे, उपेक्षित कृषकों की आवास थे। तो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन किसके बारे में, प्रेमचंद के बारे में कहा था। और एक लेख है इनका, कुछ निबंध संग्रह टाइप का है, तो उसमें इन्होंने प्रेमचंद विषय से लिखा है। जरूर जो है आप लोग भी पढ़ सकते हैं, काफी महान लेख जो है इनका मान। नेक्स्ट है, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है। सुनीता, सुनीता हरीश, अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा हरबंस, दादा कॉमरेड, रेखा हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप, सैला भुवन, अनाम दास का पोथा, रैक्व चंद्रधरिति। कौन सा युग्म जो है सही है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, कौन सा है, ऑप्शन बी है अंधेरे बंद कमरे। इसमें नीलिमा और हरबंस जो है मुख्य नायक, बिल्कुल सही है। ठीक है, दादा कॉमरेड की बात अगर हम करें तो दादा कॉमरेड में यहाँ पर कुछ पात्र मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ। हरीश एक आते हैं, कौन आते हैं, हरीश एक आते हैं। उसके बाद सैला एक आती है, कौन आती हैं, सैला एक आती हैं। इसके अलावा यशोदा, यशोदा आती हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नदी के द्वीप के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जो सैला यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है, ये किसमें, दादा कॉमरेड में है। और जो यहाँ पर रेखा नाम लिख दिया गया है, किसमें, रेखा नाम लिख दिया गया है, वो भुवन की बात की है। तो पहला तो है भुवन, कौन है, भुवन। फिर उसके बाद रेखा यहाँ पर है, कौन है, रेखा है। फिर उसके बाद गौरा, कौन, गौरा भी इसमें क्या है, एक पात्र है। और इसमें अगर देखा जाए तो सुनीता के साथ हरीश नहीं होते हैं। क्या, सुनीता के साथ हरीश नहीं होते हैं। हरीश किस में है, बताया था मैंने आपको अभी, दादा कॉमरेड में। तो सुनीता के साथ और कौन है पात्र यहाँ पर, श्रीकांत है। कौन है, एक तो श्रीकांत, एक है हरि प्रसन्न, कौन है, हरि प्रसन्न है। एक है सत्या, कौन है, और सत्या जो है क्या है, इसके पात्र है। ठीक है, फिर नेक्स्ट और हम बढ़ेंगे तो कौन इसमें से आपने सही किया, इसमें से बी अंधेरे कमरे, नीलिमा और हरवंश जो है क्या है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। आपने बताना है किस शहर के आसपास की कहानी जो है इसमें लिखी गई है। पहला है लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा या मेरठ। तो कौन से शहर की कथा जो है इसमें लिखी गई है, तो दिल्ली, दिल्ली के परिवेश की कथा परीक्षा गुरु में लिखी गई है। और पूछा जाए अगर आपसे इसका प्रकाशन वर्ष, तो 1882। और लेखक का नाम, लेखक का नाम आप लोग जो है आप कमेंट में बताएंगे। बहुत समय हो चुका है, काफ़ी समय से इस प्रश्न को जो है मैं बता रहा हूँ, और बार बार जो है इसके लेखक का नाम मैं बता चुका हूँ। जल्दी से जो है आप लोगों ने कमेंट करना है, साथ साथ जो है लिखते रहेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार की रिकॉर्डेड कक्षा है। क्या है, रिकॉर्डेड कक्षा है। तो कमेंट वगैरह आप लोगों ने अपने को जांचने के लिए लिखते रहना है। क्या आप जो है इंस्टेंट वहाँ पर प्रतिक्रिया करके आपको क्या जो है याद रह रहा है, तो वो उससे जो है क्या, कमेंट से जो है उस चीज़ का पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है। पहला है सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, गोदान या कर्मभूमि। तो जिसे जो है लिव इन रिलेशनशिप आजकल कहा जाता है, तो उसका यहाँ पर किसमें यहाँ पर संकेत मिलता है, तो गोदान में संकेत मिलता है। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि गोदान में किन दो पात्रों में इनका संकेत मिलता है, तो मिस मेहता, कौन, मिस मेहता, सॉरी मिस मेहता कह रहा हूँ मैं, मिस्टर मेहता और मिस मालती। मेहता और मालती जो है, नाम भी देखिए क्या मैचिंग मैचिंग, बिल्कुल उनके मुँह से नाम है। मेहता कौन रहता है, यहाँ पर फिलोसॉफी का प्रोफेसर रहता है, दर्शन शास्त्र जिसे आप कहते हैं। और मालती यहाँ पर एक डॉक्टर रहती है। और मेहता क्या, अशरीरी प्रेम को मतलब यहाँ पर महत्व देता है, कहता है कि शादी करना, विवाह करना, स्त्री पुरुष बन करके सुख भोगने से जो है कहीं ऊंचा है आपस में केवल प्रेम करते रहना। आपस में क्या, केवल प्रेम करते रहना। और बाद में अगर आप लोग देखते होंगे तो दोनों के दोनों एक साथ रहने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो गोदान में यहाँ पर इसके संकेत यहाँ पर मिलता है लिव इन रिलेशनशिप का पहला। नेक्स्ट देखेंगे, लड़ने वाले
लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वाले मुसलमानों के लिए, महासभा वालों और मुसलमानों के लिए, आर्य समाजियों और कम्युनिस्टों के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, सिखों और मुसलमानों के लिए। क्या कहा गया है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे और सिर मध्य युग में। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ई, सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। चलिए, सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। और तमस आप लोगों को पता है कि 1973 ईस्वी में इसकी क्या रचना हुई थी? कौन है इसके? भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। और 1974 में ने साहित्य अकादमी इस रचना पर मिला था। इस चीज को ये दिखाती है, विभाजन की त्रासदी को ये यहाँ पर दिखाती है। राजनीतिक प्रकार का उपन्यास है, राजनीतिक चेतना को लिए हुए। फिर है 40वां ही है ये प्रश्न, नहीं 42वां प्रश्न। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? पहला है शंकर, जरनैल सिंह, मेहता जी, कश्मीरी लाल, मास्टर रामदास। तो कौन जो है इसमें कथनी और करनी को समान होने की विडंबना व्यक्त करता है? तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर, कश्मीरी लाल। कौन है? कश्मीरी लाल। क्या रहते हैं ये? यहाँ पर एक कांग्रेस के नेता रहते हैं। किसके? कांग्रेस के एक नेता यहाँ पर रहते हैं, कश्मीरी लाल। ये कहते हैं कि कथनी और कर्मी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर है मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी, मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू के उपन्यासों की, के होना चाहिए शायद यहाँ पर, शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसे कहता है? ठीक है, पहला है कमला, स्नेहमयी, मंगला, ममता या लक्ष्मी। तो किसे कहता है? प्रशांत। डी ऑप्शन ममता को कहता है कि ये ममता जो है शरत बाबू के उपन्यासों की नारी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति, प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता या सांप्रदायिक दोष द्वेष। तो इनमें से किसकी जो है चित्रण यहाँ पर नहीं है? तो सांप्रदायिक विद्वेष का जो है यहाँ पर क्या नहीं है? चित्रण नहीं है। बाकी जो है अन्य सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, पूर्णिया, इसमें पूर्णिया की प्रकृति भी और प्रेम संबंध के बारे में अगर बात करूं तो एक पात्र जो इसके प्रमुख पात्र हैं, प्रेमी पात्र डॉक्टर प्रशांत जो है विदेश से जो पढ़ करके आते हैं, और कमला, इन दोनों के प्रेम संबंध का यहाँ पर क्या है? जिक्र जो है हुआ है। साथ में जातिवाद भी काफी मिल जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी है, आर्थिक विषमता भी पता चल जाती है। लेकिन सांप्रदायिक उद्देश्य, हिंदू मुसलमान या हिंदू सिख, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई यहाँ पर झगड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला। तो जो मजिस्ट्रेट होता है रिचर्ड, यानी कि कौन, जो उस जिले का डीएम रहता है मजिस्ट्रेट, उसका नाम क्या रहता है? पहले तो रिचर्ड रहता है। और कौन सी जो है उसके चरित्र की विशेषता है? तो पहला तो आप लोग जब ध्यान रखेंगे, भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी। तो जब आप लोग तमस, अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये भारतीय इतिहास और कला का क्या है? काफी पारखी आदमी है। इस चीज से पता चलता है कि जब इसकी वाइफ लंदन से यहाँ आती है, क्या आती है? इसकी वाइफ जो है जब लंदन से यहाँ आती है तो कभी कभी जब अपने वाइफ को घुमाने भी क्या पुराने खंडरों में, जहाँ से पुरानी मूर्तियाँ निकल रही है, जहाँ पर खुदाई वगैरह हो रही है, उस जगह जो है ले जाता है। और इसकी वाइफ भी जो है क्या कई बार बोर यहाँ पर होने लग जाती है। इतना खो जाता है इतिहास और कला। ठीक है, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला, क्या है? केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला। इस प्रकार का जो है आप मान सकते हो कि निजी हित के बारे में भी ये सोचता होगा, क्योंकि खुद के लिए जो है काफी आलीशान आलीशान वस्तुएं जो है इसने क्या अपने बंगले में जो है रखवाई। सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, इस प्रकार का नहीं है। सांप्रदायिक को लेकर के कड़ी नजरों से जो है देखने वाला है। तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
या अन्य भी है कोई? निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला, बिल्कुल सही है। निजी रुचियों से क्या करता है? प्रशासनिक कार्यों को अलग रखता है। और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला तो ये है ही बिल्कुल। तो इसमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? तो ये सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील नहीं है, बल्कि में क्या है? कट्टर है। यहाँ पर कौन से नंबर का ये प्रश्न था? 45। नेक्स्ट हम देखेंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्तरी है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। कौन कौन से ऐसे जो उपन्यास हैं इनके? प्रेमचंद के, जिसको रामविलास शर्मा ने हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत्तरी माना है। मतलब वृहत्तरी मतलब 3 ऐसे उपन्यास जिसने जो है पूरा किसानों के जीवन को क्या कैप्चर कर लिया है। तो आपने करना कुछ नहीं है, बस 3 उपन्यास इस प्रकार के ढूंढने हैं जिसमें क्या मिले आपको? किसान जीवन से संबंधित जो है चीजें मिले। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या? रंगभूमि, प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम में क्या इस प्रकार का होता है? हाँ जी, प्रेमाश्रम में इस प्रकार का होता है। गोदान में भी इस प्रकार का होता है, लेकिन रंगभूमि में इस प्रकार का नहीं होता। क्या? प्रेमाश्रम में हाँ जी, कर्मभूमि में हाँ जी, गोदान में हाँ जी। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी गबन में इस प्रकार का नहीं होता। ठीक है, और कर्मभूमि और प्रेमाश्रम यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन गबन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर डी पे देखेंगे तो गबन में ऐसा नहीं होता, रंगभूमि में ऐसा नहीं होता, गोदान में ऐसा होता है। फिर रंगभूमि में भी ऐसा नहीं होता, कर्मभूमि और गोदान में ऐसा होता है। लेकिन 3 जो है तीनों बिल्कुल सही हैं। तो रामविलास शर्मा ने क्या वृहत्त्रयी माना है। और रामविलास शर्मा ने जो है क्या एक कथन प्रेमचंद के बारे में दिया था कि अगर प्रेमचंद का जो समय था, जिस समय जो है प्रेमचंद का रचना काल पीक पर चल रहा था 1918 से लेकर के 1936, तो रामविलास शर्मा ने कहा कि अगर इस समय का इतिहास अगर क्या नष्ट भी हो जाए, इस समय का इतिहास अगर नष्ट भी हो जाए, तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ करके वैसा ही या उससे भी सटीक इतिहास जो है क्या लिखा जा सकता है। तो इतना महत्व जो है क्या प्रेमचंद का यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा नंबर का? ये गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? पहला है आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग वैतरणी, काला पहाड़। तो गंगोली गांव जो इनमें से है उसमें से किस उपन्यास की कथा भूमि में गंगोली गांव है? तो आधा गांव जो उपन्यास है, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र आया था किसका? राही मासूम रजा। इसका राही मासूम रजा का जो है ये उपन्यास है, और इसके कथा भूमि में कौन? गंगोली गांव आता है। ठीक है, बाकी राग दरबारी में कौन आता है? यहाँ पर शिवपालगंज। कौन सा आता है? शिवपालगंज आता है। ठीक है, और वैतरणी जो नाम है, वैतरणी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट की ओर अब हम बढ़ते हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? क्या? गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो जो प्रशांत होते हैं, प्रशांत कौन है? डॉक्टर प्रशांत है, जिनका किसके साथ? कमला के साथ प्रेम संबंध यहाँ पर चल रहा है। तो वो डॉक्टर प्रशांत हैं जिनका ये क्या है कथन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब क्या होता है? आरोहण करना, मतलब धीरे धीरे जो है क्या आगे की ओर बढ़ना। मतलब छोटे से मतलब जो पहले हुआ है और बाद में जो है जिसका हुआ है, ऐसे करके जो है हमें आगे बढ़ना है। तो अभी इन उपन्यासों में से लगभग हाँ जी सबका ही मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार जो है कमेंट में आप लोग फटाफट फटाफट जो है लिखते भी रहेंगे कि कितना कितना हुआ था, ताकि आप लोगों को कितना जो है याद यहाँ पर क्लास के माध्यम से ही हो पा रहा है। अगर प्रेमाश्रम की बात करूं तो 1922 में, अगर रंगभूमि की बात करूं तो 1925 में, कायाकल्प की बात करूं तो 1926 में, और निर्मला की बात करूं तो 1927 में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है, आरोही क्रम में बिल्कुल सही है। अगर अवरोही क्रम में पूछा जाए, इसमें अवरोही क्रम में, तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम। ठीक है, फिर है लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदना,
या राधाकांत? तो इनमें से कौन सा उपन्यास लज्जाराम शर्मा का है? तो आदर्श हिंदू एक जो उपन्यास है, क्या है? आदर्श हिंदू एक उपन्यास है, ये लज्जाराम शर्मा का है और 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। फिर है कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल जो उपन्यास है किसका है? प्रसाद जी का काफी फेमस उपन्यास। कंकाल के अलावा एक और उपन्यास जो इनका मिलता है, कौन सा मिलता है? तितली। कंकाल और तितली, ठीक है। और तीसरा जो इनका उपन्यास था इरावती था, और ये उपन्यास क्या है? क्या है? अंतिम उपन्यास भी इनका माना जाता है, अपूर्ण है। 1936 आप लोग ध्यान रखेंगे। तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 आप लोग ध्यान रखेंगे, और कंकाल का 1929। प्रसाद जी के जितने उपन्यास हैं तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। कंकाल पहला 1929, तितली दूसरा 1934, इरावती अपूर्ण है 1936 में, ठीक है। सामाजिक यथार्थवादी जो है उपन्यास ये माना जाता है। फिर अभी थोड़ी देर पहले हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं। हिंदी का कानन डायल भी जो है जिन्हें कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी। जो ऑथर कानन डायल हैं ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो है क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं। और इन्हीं की तर्ज पर गोपाल राम गहमरी ने भी किस प्रकार के? जासूसी प्रकार के उपन्यास यहाँ पर हिंदी साहित्य में लिखने शुरू किए, और इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल भी जो है कहा जाता है। फिर है सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ? 1918 में। कोई समय जो है हम इसमें नहीं लेंगे, सीधे अपनी बंदूक उठाएंगे और ऑप्शन पे अटैक कर देंगे। यशपाल फ्रॉइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, अज्ञेय या नागार्जुन? कौन इनमें से फ्रॉइड मतलब सिगमंड फ्रॉइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं? तो कौन है? अज्ञेय जो है इनमें से प्रभावित। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में आई थी, बताया था कल भी, 1940 और 1944। फिर उसके बाद है नदी के द्वीप। क्या है? नदी के द्वीप 1951। और फिर है अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी 1961। ये 3 उपन्यास इनके कहे जाते हैं। फिर है देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? पहला है 1905, 1906, 1902 या 1900? देवकी नंदन खत्री का अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? तो 1905 में इनका ये उपन्यास प्रकाशित हुआ। और किस उपन्यास के कारण देवकी नंदन खत्री यहाँ पर जाने जाते हैं? तो जो इनका उपन्यास है चंद्रकांता। कौन सा उपन्यास है इनका? अनूठी बेगम के अलावा चंद्रकांता। क्या है? चंद्रकांता उपन्यास है। कब इन्होंने लिखा? तो 1988 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ये है। और इसके अलावा क्या? भूतनाथ जो है इनका क्या अन्य प्रसिद्ध उपन्यास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? कौन सा उपन्यास जो है किसका? जैनेन्द्र का नहीं है। पहला है परख, सुनीता, शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र। जैसे ही आपने शेखर एक जीवनी दिखा, सीधे ही आपने इस पे क्या धावा बोल दिया है। यहाँ पर शेखर एक जीवनी किसका है? अज्ञेय का उपन्यास है। किसका है? अज्ञेय का उपन्यास। फिर है पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या गढ़कुंडार? तो कौन सा पाप पुण्य की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास वो है? तो चित्रलेखा उपन्यास। कौन सा? चित्रलेखा जो उपन्यास है वो पाप पुण्य की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और अगर लेखक का नाम कहें तो भगवती चरण वर्मा जो है इसके क्या है? लेखक है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे परीक्षा गुरु किसने लिखा है? तो बहुत आसान प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसने लिखा है? इसका आंसर जो है आप लोग अब देंगे कमेंट में। इसमें देंगे कमेंट में, जल्दी से जो है आप लोग इसमें सब इसका जो है क्या देंगे? आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार जो है हम इसे कर चुके हैं। और साथ में प्रकाशन का ईयर भी जो है आप लोगों ने बताना है।
फिर उसके बाद है 58वां, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है। अगर कल की कक्षा आप लोगों को याद है तो उसका जो पहला प्रश्न, फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन था वो क्या था, वो प्रश्न क्या था उसका, मैला आंचल से ही संबंधित था। तो आप लोगों ने बताना है कि मनोविश्लेषणिक, राजनीतिक, आंचलिक और ऐतिहासिक में से किस प्रकार का उपन्यास यहाँ पर मैला आंचल है। ठीक है, और साथ में इसका प्रकाशन का वर्ष भी आप लोगों ने बताना, क्या बताना है, प्रकाशन का वर्ष भी आप लोगों ने। अंतिम प्रश्न आज का था। देखिए कल का जो है जो पहला प्रश्न था वो आज का क्या लास्ट प्रश्न है। तो आज लगभग जो है कुछ प्रश्नों में मुझसे लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, तो लगभग 60+ प्रश्न आज हम कर चुके हैं। 60+ प्रश्न आज हम कर चुके हैं और 2 कक्षाएं अभी तक आपकी क्या उपन्यास की हो चुकी है। किसकी हो चुकी हैं, 2 कक्षाएं अभी तक, 2 क्लासेस हमने उपन्यास की पढ़ ली है। 2 क्लासेस अभी तक उपन्यास की पढ़ ली हैं। इसके अलावा 4 क्लासेस हमने किसकी, 4 क्लासेस कहानियों की पढ़ ली है। इसके बाद उपन्यास जब आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम निबंध के यहाँ पर प्रश्न करेंगे। किसके, निबंध के यहाँ पर प्रश्न करेंगे। और इसके बाद जो काव्य है, क्या काव्य धारा है, काव्य धारा के भी हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट भी साथ साथ में जो है करते रहना है। जैसे जैसे आप लोग जो है प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सीधे जो है अपना जो लाइव चैट वाला सेक्शन होता है, कौन सा होता है, यहाँ पर जो है शेड्यूल की जाती है ये वीडियो। तो लाइव चैट वाला जो सेक्शन होता है उसमें जो है आप लोग अपने अपने आंसर भी लिखते रहेंगे। इससे जो है पता चलता रहेगा कि कितना जो है हमारी रिस्पॉन्स पावर है, कितना जल्दी जल्दी जो है हम क्या कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। तो ये थी आज की कक्षा। बाकी जो है आप लोगों में से अगर किसी को कोर्स अगर यहाँ पर लेना है तो ज्ञान वाटिका ऐप जो है हमारा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड आप इसे कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर हमारा कोर्स जो है लाइव है। कोर्स क्या है, हमारा लाइव है। अगर आप लोगों को किसी को भी मेंस का जो है डिटेल बैच यहाँ पर पढ़ना है तो आप लोग ऐप में जा करके कोर्स यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की कक्षा। कमेंट में जो है ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि कैसी आप लोगों को ये कक्षा लगी। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए।